Hello everyone and you are welcome on my channel Har Ghar English. Okay students, I hope you are doing very well. और साथ ही आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली फिफ्थ पेपर जिसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग, उसी से आज एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है और आप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। रिपोर्ट राइटिंग जो कि आपका फिफ्थ पेपर है एमए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में, इसमें टॉपिक है जिसका नाम है सिचुएशन बेस्ड डायलॉग। अब आप समझ रहे होंगे सिचुएशन बेस्ड डायलॉग मतलब जैसे जैसे हमारी सिचुएशन बदलती है हम वैसे वैसे अपने डायलॉग्स चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम फैमिली में होते हैं तो हमारे डायलॉग्स कुछ और होते हैं, यानी हम जो बात करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं उसका लहजा, उसकी टोन, उसका मूड कुछ और होता है। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो हमारा टोन और हमारा मूड फिर कुछ और हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑफिस में होते हैं तब हमारा टोन और हमारा मूड एकदम डिफरेंट होता है। इसी को बोला जाता है सिचुएशन बेस्ड डायलॉग। नॉर्मली अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो यही था। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस तरह से आएगा। डिटेल ऑफ लिसनिंग टू सिचुएशन बेस्ड डायलॉग्स इन इंग्लिश लिटरेचर। लिसनिंग के सिचुएशन बेस्ड डायलॉग की व्याख्या करते हुए इंग्लिश लिटरेचर में इसकी आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट टू इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिपोर्ट राइटिंग पेपर को। तो हमें हमेशा उसी पर्सपेक्टिव में सोचना है, थिंकिंग करनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर आप दो सिचुएशन देखिए। ये सिचुएशन आपको दिखा रही होगी कि ये एक ऑफिस सिचुएशन है। अंडरस्टूड? यानी ऑफिस में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे ये चारों लोग टीम वर्क की तरह वर्क कर रहे हैं। तो इनका कम्युनिकेशन, इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो कुछ और है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं। ये दो फ्रेंड्स हैं जो कि आपस में बात कर रही है। अब आप समझ गए होंगे कि ये एकदम डिफरेंट सिचुएशन है। जब ये लोग आपस में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी पर्सनल बातें करेंगे और इनका डायलॉग, इनका टोन, इनका मूड एकदम डिफर होगा। अब आप आंसर पे देखिए। लिसनिंग टू सिचुएशन बेस्ड डायलॉग्स इन इंग्लिश लिटरेचर। डेफिनेशन की बात करते हैं। लिसनिंग टू सिचुएशन बेस्ड डायलॉग्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशंस बिटवीन कैरेक्टर्स विद इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन इन लिटरेरी वर्क्स। अंग्रेजी साहित्य की अगर हम बात करें, मतलब इंग्लिश लिटरेरी वर्क की अगर हम बात करें, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुनना या समझने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बातचीत को समझें। सुनने और समझने का मतलब ये है कि हम अपने कैरेक्टर्स के जो कन्वर्सेशन है उसके डीप कॉन्टेक्स्ट को समझें, उसके स्पेसिफिक सिचुएशन को समझें। यही इसका मीनिंग होता है कि हमें सिर्फ ये नहीं है कि एक सीरियल या एक जो है ड्रामा हमारे सामने चल रहा है और हम सिर्फ मतलब गए, देखा और निकल आए, नहीं, बल्कि हमें सिचुएशन बेस्ड डायलॉग के थ्रू उसे समझने में आसानी होगी क्योंकि हम कैरेक्टर से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। उनका जो कन्वर्सेशन होगा वो चेंज होगा जैसे जैसे सीन चेंज होगा, जैसे जैसे उनका जो है मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से जो उनका प्रेजेंटेशन है जो स्क्रीन पे लगातार चेंज होता रहता है उनके अकॉर्डिंग टू स्टोरीज, वैसे ही उनका जो है क्या चेंज होता रहेगा, सिचुएशन बेस्ड डायलॉग भी चेंज होते रहेंगे। दीज डायलॉग्स रिफ्लेक्ट नॉट ओनली व्हाट इज बीइंग सेड। हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि वो क्या बोल रहे हैं, बट ऑल्सो हाउ, वाई एंड अंडर व्हाट इमोशनल और सोशल सर्कमस्टेंसेस इट इज बीइंग सेड। हमें ये भी देखना होता है कि अगर वो इमोशंस में होकर कोई बात कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से कोई बात कर रहे हैं, सोशल सर्कमस्टेंसेस में बात कर रहे हैं, तो वो कह क्या रहे हैं, ये हमें उनके लहजे से समझ में आता है, उनकी बात से समझ में आता है, जिससे हम उनके अर्थों को समझ पाते हैं। अंडरस्टूड? तो हम क्या करेंगे, हम उनके इमोशंस, उनके सोशल सर्कमस्टेंसेस, इन सब पर भी ध्यान देंगे अगर हम अपने कैरेक्टर्स के कम्युनिकेशंस को देख रहे हैं। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सिचुएशन बेस्ड डायलॉग क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी इंग्लिश लिटरेचर में महत्वता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टर डेवलपमेंट। सिचुएशन बेस्ड डायलॉग से हमारे कैरेक्टर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जाहिर सी बात है कौन कैरेक्टर आगे चल के क्या काम करेगा ये उस सिचुएशन पर हमें स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है कि कौन कैरेक्टर हमारा कितना समझदार है, कौन कैरेक्टर हमारा जो कॉमेडी करेगा, कौन कैरेक्टर हमारा बहुत ट्रेजेडी मतलब हीरो है, या कौन सी हीरोइन हमारी ट्रेजिक हीरोइन है। तो ये हमें स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सिचुएशन बेस्ड डायलॉग उसी टाइप के दिए जाते हैं। डायलॉग्स रिवील द इनर थॉट्स, पर्सनैलिटी एंड इमोशंस ऑफ कैरेक्टर्स।
डायलॉग हमेशा प्रकट करते हैं उनके इनर थॉट्स को, उनके व्यक्तित्व को और उनके कैरेक्टर्स के इमोशंस को। फॉर एग्जाम्पल, इन शेक्सपियर हैमलेट द डायलॉग्स बिटवीन हैमलेट एंड अदर रिफ्लेक्ट्स हिज फिलोसफिकल नेचर एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम शेक्सपियर के हैमलेट की बात करें तो उसके जो डायलॉग हैं, जब हैमलेट दूसरे लोगों से बातचीत करता है तो हमें ये अच्छे से पता चल जाता है कि जो हमारा हैमलेट कैरेक्टर है वो कैसा है। वो फिलोसफिकल है नेचर में और इंटरनल कन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। मीन्स उसके अंदर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है, क्योंकि उसके पिता को मार दिया गया था ना। अगर आपने हैमलेट पढ़ी होगी तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट। दूसरा है आपका सेकंड हेडिंग आएगी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। अब हम इसको देखेंगे कि जैसे हम बात करते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग की, यानी हमें उस तरह की चीजें भी देखनी होंगी जो उस टाइम पे परिस्थितियां चल रही हैं, और परिस्थितियां चलने के साथ साथ हमें वहाँ का जो वातावरण होगा, जो उसकी मतलब सेटिंग होगी, वो कैसी रखी गई है। तो कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग डिलीवर हो रहे हैं, ऐसे समझिए इसको। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग का मतलब है कि किस कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग डिलीवर किए जा रहे हैं। सिचुएशनल डायलॉग्स कैरी मीनिंग दैट चेंजेस विद द सेटिंग। सिचुएशनल डायलॉग्स हमेशा अपने साथ ऐसे अलग अलग परिवर्तित जो चेंजिंग होती हैं, जो सेटिंग की जाती है, उनको साथ लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, या तो फॉर्मल होंगे या फिर वो इनफॉर्मल होंगे, तो दोनों ही रूप में उनका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग चेंज होता चला जाता है। इन जैन ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टिन का आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल पढ़ा होगा। कन्वर्सेशन एट बॉल्स डिफर ग्रेटली फ्रॉम दोज हेल्ड इन प्राइवेट रूम्स, रिफ्लेक्टिंग सोशल डिकोरम एंड एक्सपेक्टेशंस। अंडरस्टूड? मतलब संवाद किस स्थिति में हो रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि जब हम किसी प्राइवेट रूम में बात करते हैं तो कुछ अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन अगर हम वही सोशल डिकोरम में चले जाते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ और अलग होता है, और हम उसी हिसाब से उसी एक्सपेक्टेशंस के साथ बात करेंगे। और हम पहले से ही कैसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नेक्स्ट सीन इस मूवी में ये होने वाला है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है उसको निकालने में बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि आपको मूवी के नेक्स्ट सीन से पहले ये पता चल जाता है कि बस अब ये होगा। अंडरस्टूड? ये चीज़ है। तो जैन ऑस्टिन ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने कन्वर्सेशन में, अपने कैरेक्टर्स के बीच में। उसने इसे बहुत ही मतलब हाई पैमाने पर दिखाने की कोशिश की, और उसने ये भी दिखाया कि प्राइवेट रूम में किस तरीके से वो लोग रहते हैं, और रिफ्लेक्शन सोशल डेकोरम में जब वो जाते हैं तब उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाती हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस में आपने देखा भी है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते रहते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, कल्चरल हिस्टोरिकल इंसाइट। मतलब संस्कृति और जो उनके एक तरह से देखा जाए जो ऐतिहासिक समझ है वो। डायलॉग्स रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज, क्लास स्ट्रक्चर, सोशल नॉर्म्स ऑफ द टाइम। डायलॉग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं उस एरा की वैल्यूज़ को, उसके क्लास स्ट्रक्चर को, उसके सोशल नॉर्म्स को। मतलब जिस टाइम के या जिस एरा या जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं जिसमें उस वर्क को लिखा गया, तो वहाँ पे कौन कौन सा हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, उस सोसाइटी की वैल्यू, उस सोसाइटी का क्लास स्ट्रक्चर एंड सोशल नॉर्म्स। Victorian novels like those by Charles Dickens show how language was used differently across social classes. विक्टोरियन नॉवेल्स में अगर हम चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखे गए नॉवेल या उन्हीं की तरह जो और ऑथर हैं उन्होंने जो भी लिखा, तो उस वक्त का जो एरा था उसमें हम देखते हैं किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया गया, और अलग अलग सोशल क्लासेस में अलग अलग तरह की हमें लैंग्वेज देखने को मिली, जो कि उन्होंने दिखाने की चार्ल्स डिकेंस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने नॉवेल में। नंबर 4, टोन एंड मूड। मतलब हमारा टोन और मूड चेंज होता रहता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तो उसी हिसाब से हमारे डायलॉग्स भी चेंज हो जाते हैं। लिसनिंग केयरफुली रिवील्स टोन, एंग्री, sarcastic, रोमांटिक एंड हेल्प्स रीडर्स फील द मूड ऑफ द सीन। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि सामने वाले की टोन क्या है, क्या वो गुस्से में बात कर रहा है, क्या वो प्यार में बात कर रहा है, या वो हमारे ऊपर कोई तानाकशी कर रहा है। तो हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है जब हम क्या करते हैं, केयरफुल्ली लिसनिंग करते हैं। एंड हेल्प्स रीडर्स फील द मूड ऑफ द सीन, और हमें हमारा जो रीडर है उसको ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है फील करने की कि उसके सीन का मूड क्या है। तो लिसनिंग केयरफुल्ली रिवील्स करती है उस टोन को जिसमें एंग्री, सरकास्टिक, रोमांटिक, और साथ ही रीडर्स को भी हेल्प करती है वो सीन के मूड को महसूस करने की और साथ में उसे समझने की। फॉर इंस्टेंस इन ओथेलो,
फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ओथेलो में, यागोज मैनिपुलेटिव टोन कैन बी सेंस्ड क्लियरिटी इन हिज डिसेप्टिव डायलॉग्स। यागो का जो टोन था वो एकदम दूसरे को ब्रेन वॉश करने वाला था, और ये क्लियरली समझ में भी आता है कि वो कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है अपने डायलॉग्स के थ्रू। तो वो ये चीज़ हमें पहले ही क्लियर हो जाती है उसके डायलॉग से कि उसका जो डायलॉग्स हैं वो डिसेप्टिव हैं, धोखा देने वाले हैं। नंबर 5, कन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, मतलब संघर्ष है साथ ही उनका हल भी है। तो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, रिजोल्यूशन। मैनी कन्फ्लिक्ट्स इन लिटरेचर आर रिवील्ड एंड रिजॉल्व थ्रू डायलॉग। मैनी कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे संघर्ष लिटरेचर में ऐसे रिवील किए जाते हैं और रिजॉल्व भी उनको डायलॉग के थ्रू ही किया जाता है। इन अर्थर मिलर्स द क्रूसिबल कोर्टरूम डायलॉग शो हाउ हिस्टीरिया एंड पर्सनल क्रिएट टेंशन। आर्थर मिलर ने अपने द क्रूसिबल कोर्टरूम में डायलॉग्स की महत्वता को बताया कि जब हम किसी भी अदालत में खड़े होते हैं तब हमारा बात करने का लहजा कुछ और होता है, लेकिन जब हम पर्सनली बात करते हैं या पर्सनली किसी तरह की कोई टेंशन में पड़ते हैं तब हमारा बात करने का लहजा कुछ और होता है। तो कन्फ्लिक्ट क्या है? आपस में संघर्ष है दोनों सिचुएशन में, कहाँ तो अदालत और कहाँ पर्सनल रूम। तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारा अपने आपस में बात करने का तरीका है वो कुछ और है, वो गंभीर हो, वो व्यंग्यात्मक, भावुक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी अदालत में खड़े होते हैं तब हमारा बात करने का अंदाज कुछ और होता है। स्किल इन्वॉल्व इन लिसनिंग टू डायलॉग। अब यहाँ पर बात आ रही है स्किल इन्वॉल्व इन लिसनिंग टू डायलॉग। हमें लिसनिंग स्किल को तो अपने डेवलप करना ही है, ठीक है, और लिसनिंग स्किल में इन्वॉल्व होने के साथ साथ हमें डायलॉग में भी इन्वॉल्व होना है कि सामने वाला स्पीकिंग क्या कर रहा है। एक्टिव लिसनिंग, पेइंग अटेंशन नॉट जस्ट टू वर्ड्स बट ऑल्सो पॉजेज, साइलेंस एंड इम्प्लाइड मीनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो होती है जो हमेशा ध्यान से सुनी जाती है, सिर्फ शब्दों को ही नहीं सुना जाता बल्कि खामोशी को भी समझा जाता है, अंडरस्टूड, और उसके गहरे अर्थ को जो इस्तेमाल किए गए हैं उनको भी समझना एक्टिव लिसनिंग में आता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी सब बातें नहीं कही जाती लेकिन बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ लिया जाता है। इन्फ्लुएंस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैरेक्टर्स मीन बियॉन्ड लिटरल स्पीच, सब टेक्स्ट। क्रिटिकल थिंकिंग, इवेलुएटिंग मोटिव्स, थीम्स एंड आयरनी। एम्पैथी का मतलब होता है जब हम दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचते हैं। कनेक्टिंग विद कैरेक्टर्स, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। अब समझ में आ रहा है ये सब क्या है? इन्फ्लुएंस मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैरेक्टर्स मीन बियॉन्ड लिटरल स्पीच। उस जो हमारा कैरेक्टर है, जो भी वो बोल रहा है, उस अर्थ को समझने के साथ साथ जो वो नहीं भी बोल रहा वो भी हमें समझना है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? जब बोला जा रहा है या स्पीकिंग की जा रही है और आप लिसनर हो, आप अच्छे से सुन रहे हो, तो उसको इवेल्युएशन करो, यानी आप इवेल्युएटिंग मोटिव्स की तरफ जा रहे हो, उसकी थीम्स को समझ रहे हो, उसके आयरनी को समझ रहे हो, कहाँ पर कौन सा मोटिव है, थीम कहाँ पर डेवलप हो रही है, और आयरनी यानी कहाँ पर व्यंग कसा जा रहा है। ये सारी चीजें समझना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। एम्पैथी वो कहलाती है जहां पर अगर किसी कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है तो आपकी आंख से आंसू आ जाए, मीन्स आप एम्पैथी कर रहे हो, मतलब उसकी जगह खुद को रख के सोच रहे हो। वो एम्पैथी सिचुएशन चली जाती है जहां आप अपने कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो इमोशनली और पर्सपेक्टिव्स भी। इसलिए आपके साथ ऐसा होता है कि आप अपने को उस मूवीज़ के कैरेक्टर से या वो उस प्ले के कैरेक्टर से इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं कि उसके दुख आपके दुख, उसका सुख मतलब आपका सुख, इस टाइप से करके उसको एम्पैथी बोलते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर से अगर हमें उठाएं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ हमें देखने को मिलता है शेक्सपियर का। प्ले रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया रोमियो एंड जूलियट का प्ले है। सिचुएशन है बालकनी सीन, डायलॉग यूज किया गया, इमोशनल एक्सप्रेशन किए गए, सेक्रेसी की गई एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन। मतलब डायलॉग अगर हम देखें तो उसमें जो हमारा रोमियो है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है और दोनों फैमिलीज के बीच में प्यार और जो उनकी नफरतें हैं उनके संघर्ष को भी दिखा रहा है। तो रोमियो क्या कहता है? विद लव्स लाइट विंग्स डिड आई approach these walls for stony limits cannot hold love out. Means this romantic and daring dialogue shows Romeo's deep love and risk taking nature. यहाँ पर जो हमारा रोमियो है उसका जो ये डायलॉग है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डेयरिंग है और रोमियो अपने गहरे प्यार को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा रिस्क लेके कर रहा है। उसको पता है अच्छे से उसकी दोनों फैमिलीज के बीच में क्या चल रहा है, दोनों फैमिलीज के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन वो फिर भी
उससे मिलने आता है और उसके टकराव हो भी सकता था दोनों फैमिली के बीच में, मगर फिर भी उससे मिलने आता है बहुत बड़ा रिस्क लेकर के। तो उसी कन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए वो इस तरह के डायलॉग यहाँ पर बोल रहा है। कंक्लूजन, लिसनिंग टू सिचुएशन बेस्ड डायलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ कंक्लूजन की बात करेंगे, मतलब निष्कर्ष की। लिसनिंग टू सिचुएशन बेस्ड डायलॉग इन इंग्लिश लिटरेचर हेल्प्स रीडर। लिसनिंग टू सिचुएशन बेस्ड डायलॉग हमेशा इंग्लिश लिटरेचर में हमारे रीडर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड कैरेक्टर बेटर, और समझने के लिए हमारे कैरेक्टर्स के लिए बहुत बेहतर तरह से वर्क किया जाता है या बेटर वर्क करते हैं। ग्रास्प डीपर मीनिंग एंड थीम्स, थीम्स की जो गहरे मीनिंग है उन्हें आत्मसात करना। ग्रास्प का मतलब है बहुत ज़्यादा गहराई से फील करना, तो उस चीज़ को लेकर के वो थीम के हमें क्या समझाते हैं, ग्रास्प डीपर मीनिंग समझाते हैं सिचुएशन बेस्ड डायलॉग। अप्रिशिएट द इमोशनल एंड कल्चरल डेप्थ ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, मतलब अप्रिशिएट करते हैं, इमोशनली हमें अटैच करने के, अब इमोशनली हमें अटैचमेंट देते हैं उस कैरेक्टर के साथ या उस प्ले के साथ में, क्योंकि हम उसे कल्चरली डेप्थ ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। या लिटरेरी टेक्स्ट जो भी लिखा गया, मान लीजिए आप नहीं भी देख रहे प्ले, आप एक रीडर हो, आप रीडर के तौर पे आप पढ़ रहे हो किसी नॉवेल को, तो हो क्या रहा है, उस लिटरेरी टेक्स्ट के कल्चर डेप्थ को आप समझ पा रहे हो और अप्रिशिएट इमोशनली आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो। It is a crucial skill for literary analysis and enhances comprehension of the author's craft. Understood? It's a crucial skill for literary analysis. Literary analysis के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बहुत अच्छी स्किल होती है सिचुएशन बेस्ड डायलॉग कहना और सुनना, और साथ ही हमारे कॉम्प्रिहेंशन स्किल को भी एनहेंस करती है और ऑथर्स के क्राफ्ट को भी दिखाती है। ठीक है, कि ऑथर्स का जो एक रचना है वो किस तरीके से उसकी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू उसने अपने रीडर को समझाने की कोशिश की है। तो ये था आपका सिचुएशन बेस्ड डायलॉग। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, कोशिश करिए समझने की। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आप इसको समझें। चलिए, आप अपने कमेंट्स हमें देते रहा करिए कि आपको कैसा लग रहा है ये, मतलब जो हम समझा रहे हैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अपने कमेंट में जा कर के कमेंट्स दे सकते हैं बहुत अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, नोट्स बनाते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।